हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की इस ऑनलाइन संस्था प्रयागराज रोजगार एजुकेशन पे। एक बार फिर हम आ गए हैं ज्योग्राफी की इस तीसरी क्लास को लेकर के। पहली क्लास में ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग भारत का क्षेत्रीय विस्तार एवं दर्रों के विषय में पढ़ा था, और दूसरी क्लास जो थी वो उत्तर भारत की नदियाँ, यानी उत्तर भारत की नदियों में जो गंगा नदी तंत्र था एवं पंच प्रयागों का डिस्कस हम लोगों ने पंच प्रयागों के विषय में चर्चा की थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में हम लोग भारत का अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम में उत्तर भारत की नदियों में जो मेन रूप से ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी चर्चा करेंगे, एवं दक्षिण भारत की नदियां यानी प्रायद्वीपीय नदियां, और साथ ही साथ गंगा की वे सहायक नदियां जो कि आपके विंध्याचल पर्वत से निकल करके या फिर दक्षिण भारत से निकल करके उत्तर भारत की तरफ आती हैं, उनके विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो भारत में देख लेते हैं दो प्रकार का अपवाह तंत्र है, एक हिमालयी अपवाह तंत्र है और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। एक जहां से हिमालय से निकल करके नदियां आती हैं और दूसरा जो दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां हैं। इन दो नदियों के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं मेन रूप से। अब अगर हम शुरू करें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं। मैप के साथ साथ कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास को। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? यारलुंग जांगबो कहते हैं। क्या कहते हैं? यारलुंग जांगबो, यानी यारलुंग जांगबो कहाँ कहेंगे? तिब्बत में कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहते हैं? असम में कहते हैं। यारलुंग जांगबो के नाम से जानी जाने वाली ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है भैया? भारत और चीन यानी कि तिब्बत दोनों जगहों पर बहती है। चेमा युंगडुंग, क्या नाम है भैया? चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहां पर है भैया? मानसरोवर के पास में। कहां पर? मानसरोवर के पास में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर, जहां से क्या निकलती है? अपनी ब्रह्मपुत्र निकलती है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो या यारलुंग जांगपो के नाम से जानते हैं। वहीं अरुणाचल में इसे दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुणाचल में दिहांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती मतलब जो पहले से बने ढाल का अनुसरण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां, अब इंपॉर्टेंट बात है भैया कि जो ब्रह्मपुत्र है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसकी सहायक नदियां याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और काफी गंदे गंदे नाम हैं, इसलिए भूलने के भी चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। और इनमें से पूछी गई जो सहायक नदियां हैं उनमें बहुत ज्यादा ऐसा चांस रहता है कि आप उन्हें दक्षिण भारत से मैच करा दें, इसलिए इन नामों को याद कर लीजिए। दिहांग, कामेंग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, भरेली, मानस, रौदक और पगलादिया और कोपिली। क्या भैया? कोपिली। अब देखेंगे दिहांग, देवांग, कमांग, लोहित, समनसिरी, धनसिरी, भरेली, मानस, रौदक, पगलादिया और कोपिली, ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब किसकी हैं? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इनमें से कोई एक नाम देकर के आपसे पूछ लेगा ये नदी किसकी सहायक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, एक बार मैप में देखते हैं। तो ये है तिब्बत और ये है अपना प्यारा भारत। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के पास से निकलती है। कौन से? चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। और तिब्बत में इसे सांगपो नामक नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश में एक महाखड्ड का निर्माण करते हुए कहाँ एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश से पूरे अरुणाचल प्रदेश के बाद पूरे असम में इसे किस नाम से जाना जाता है? पूरे असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद बांग्लादेश में इसे दूसरे नामों से जाना जाता है। पहले देख लेते हैं इसमें प्रवेश करने वाली यानी इसकी सहायक नदियों के विषय में। तो दिहांग आती है, लोहित आती है, बूढ़ी दिहांग आती है, दिहांग आती है, धनसिरी, कापिली, ये सब क्या है? ये सब नीचे से मिलने वाली हैं। अब ऊपर से आने वाली नदियों को देख लेंगे तो सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, संकोच, तिस्ता, ये सब के सब क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र का जो पूरा नदी तंत्र है वो कहाँ पे? 3 देशों में। एक तो भैया ऊपर का अपना चीन, जिसे तिब्बत मानेंगे, जो तिब्बत है, और भारत, और इसके बाद बांग्लादेश में इसकी यात्रा कंप्लीट होती
बिल्कुल ऐसे ही जब गंगा नदी आती है तो घाघरा, और इसके बाद सोन, फिर गंडक, कोसी, और फिर गंगा नदी ये बहते हुए कहाँ आती है, एक इसकी हुगली नामक सहायक नदी जो कि भारत में नीचे जाकर के पश्चिम बंगाल में मिल जाती है, और एक इसकी बड़ी सहायक जो कि ट्रिब्यूटरी के रूप में आप देखेंगे इसी का एक खंड आगे कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश चला जाता है, जो दोनों पद्मा के नाम से आई जाती हैं, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से आने जाते हैं, और दोनों मिल करके, दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके आगे मेघना के नाम से आनी जाती हैं और जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। आगे देखते हैं चंबल। अब ये गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा की डायरेक्ट सहायक नहीं है क्योंकि यमुना भी गंगा की सहायक है, इसीलिए इन्हें गंगा की भी सहायक कहते हैं। ये यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है, जो क्या है, जो साल भर सदा नीरा है। सदा नीरा कौन सी है, चंबल है। सदा नीरा मतलब, सदा नीरा से गंडक को कहा जाता है, सदा नीरा मतलब जिसमें हमेशा जल रहता है, वो क्या है, चंबल है। चंबल कहाँ है, राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी मानी जा सकती है जिसमें हमेशा जल पाया जाता है। यह चौरासीगढ़ से, कहाँ से भैया, चौरासीगढ़ जो चित्तौड़ के पास है, कहाँ पर, चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ से एंट्री करती है राजस्थान में। इस नदी पर भैंसरोडगढ़, क्या है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, ये भी भैंसरोडगढ़ पे है, के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात है। तो याद कर लीजिए चुलिया और पुनासा, यहाँ लिखा है, अगर दिया होगा तो अच्छी बात, नहीं दिया है, चुलिया और पुनासा ये दो प्रमुख जलप्रपात किस पर हैं, आपके चंबल नदी पर हैं। चुलिया और पुनासा ये दो हैं, चुलिया और पुनासा कहाँ पर हैं, ये राजस्थान में चंबल नदी पर हैं। कहाँ पर हैं, चंबल नदी पर हैं। ये अगर पूछा जाए राजस्थान में कहाँ से एंट्री करती है तो चौरासीगढ़ से एंट्री करती है। कहाँ करती है, चौरासीगढ़ से एंट्री करती है। और भैंसारोडगढ़ के पास क्या है, भैंसारोडगढ़ के पास चुलिया नामक जलप्रपात बनाती है। अब सिंधु नदी देख लेते हैं। भारत में केवल जम्मू कश्मीर में बहती है, कहाँ बहती है, केवल जम्मू कश्मीर में बहती है। ये ऊपर सिंधु नदी है। सिंधु नदी भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960, भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था सिंधु नदी जल समझौता, 1960 में हुआ था। के अनुसार भारत इस नदी का पूरे पानी का सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदियों यानी झेलम और चेनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। तो सिंधु नदी समझौता यानी सिंधु नदी जल समझौता जो है 1960 वाला, उसके तहत भारत केवल 20% जल ही प्रयोग कर सकता है। किन नदियों का, सिंधु, झेलम और चेनाब का। सिंधु, झेलम और चेनाब का केवल 20% ही यूज कर सकता है। अब ये गंगा नदी तंत्र है, लेकिन इसमें हम लोग जो देखने वाले थे मेन ये चंबल। ये चंबल कहाँ से निकलती है, इंदौर से निकलती है और आकर के यमुना में मिल जाती है। ये चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़ के पास से राजस्थान में एंट्री करती है। और इसका चंबल, बेतवा, चंबल सिंध, यहाँ पे एक सिंध नदी भी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ऐसी नदियां किसकी हैं, ये यमुना की सहायक नदी है और आकर के प्रयागराज में गंगा से ये मिल जाती हैं। फिर आगे देखते हैं, ये गंगा नदी तंत्र हमने इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस कर दिया है, उसको देख लीजिए, वो कंप्लीट डिस्कशन है। उसमें पंच प्रयागों की भी चर्चा की गई है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच में सावित्री नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है भैया, सावित्री नदी बहती है रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच में, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। क्या है भैया, एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। रायगढ़ व रत्नागिरी के बीच में सावित्री नदी बहती है। ये रायगढ़ है और ये रत्नागिरी है, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है, सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों के सीमा का निर्धारण करती है। वंशधारा, अब ये क्या है, एक वंशधारा नदी है। ये दक्षिण एवं उत्तर भारत की कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जिनको पढ़ लीजिए, पूछा बहुत जाता है। ये वंशधारा नदी उड़ीसा के पास कालाहांडी, कालाहांडी जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कालाहांडी जिले से निकलती है वंशधारा नदी, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच में बहते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है। कहाँ, गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी, ऋषिकुल्या नदी इन दोनों के बीच में बहते हुए डायरेक्ट जाकर के कहाँ गिरती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। यानी ये किसी की सहायक नदी नहीं है, यह स्वतंत्र नदी है, यह वंशधारा नदी है और उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है, सीधे जाकर के बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अब ये दक्षिण भारत का देखेंगे, कर्क रेखा, कर्क रेखा से नीचे अगर बहने वाली नदियों को देखेंगे तो माही, माही एकमात्र ऐसी नदी है
जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसका नाम क्या है? माही। कौन सी रिवर है? माही। माही रिवर क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहने वाली नदी का क्या नाम है? नर्मदा है। और सतपुड़ा के बाद जो बहती है वो है तापी। कौन सी है? तापी है। और इसके बाद गोदावरी है। आप देख पा रहे हैं एकदम क्लियर है गोदावरी। और गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है। पेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, ये सब इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ऐसे ही ऊपर अपनी महानदी है। और महानदी भी जाकर के बंगाल खाड़ी में गिरती है। ये सब बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। दो मुख्य नदियां जो बंगाल खाड़ी में न गिरने के बजाय कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। वो कौन कौन सी हैं? ताप्ती है और नर्मदा है। जो भारत के दक्षिण भारत के ढलान का अनुसरण न करते हुए भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। तो भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। इसके बाद कृष्णा है और फिर कावेरी है। ये 2 प्रमुख अन्य नदियां हैं जो दक्षिण भारत की नदी है। इनके बारे में भी देखते हैं। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों में महत्वपूर्ण है भैया। अगर भारत देखा जाए गोदावरी, तो गोदावरी दक्षिण भारत के 7 राज्यों को कवर करती है। कैसे? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। कहोगे सर ये इतने गंदे क्षेत्रों में कैसे बह गई? इतना बड़ा क्षेत्र इसने कैसे बना लिया? अरे भैया ये जल ग्रहण क्षेत्र है। कहां से ये जल प्राप्त करती है? ऐसा नहीं कि नदी हर राज्य में होकर घूम रही है। ये 7 राज्यों में घूमते टहलते हुए जाकर के बंगाल खाड़ी में गिरती है, ऐसा नहीं है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। कहां से जल प्राप्त करती है, यहाँ पर उसकी चर्चा की जा रही है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहती है। इंपॉर्टेंट बात है, ये 7 राज्यों से बहती है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। अगर प्रायद्वीपीय नदियां, अब देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है, एक बार फिर से देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर हम भारत का मैप बनाए, ये है अपना प्यारा भारत, आपको पता ही है ऐसा, ठीक है, ये है अपना प्यारा भारत। अगर इसको हम लोग ऐसा देखें तो ये कैसा है? कह रहा है प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से, ये है उत्तर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम अगर देखें तो कौन कौन सी नदियां बहती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो सबसे पहले ऊपर आती है महानदी। कौन आती है? महानदी। और फिर आती है गोदावरी। क्या आती है? गोदावरी। और फिर आती है कृष्णा, फिर कावेरी और फिर पेन्नार और वैगई। तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो क्या है? महानदी है, फिर गोदावरी है, महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है और फिर कावेरी है एवं वैगई है। पेन्नार के बाद कावेरी है और फिर वैगई है। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है भारत की, दक्षिण भारत की नदियों का, उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब देखते हैं, कुछ नदी ऊपर छूट गई थी जो कि क्या थी? ब्रह्मपुत्र के पास थी। बराक नदी मणिपुर के हिलों से निकल करके, यानी कौन सा हिल? माउंट जानपो। ये मैंने उसी वाली क्लास में पढ़ा दिया था, माउंट जानपो, ये उसमें पढ़ाया था गंगा नदी तंत्र में। हालांकि इसको यहाँ देख लीजिए, माउंट जानपो से निकलती है या भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्य से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है। प्रवाहित होती हुई बराक नदी की मुख्य सहायक नदी, देखो ये बराक भी खुद में नदी है, ये खुद में बड़ी नदी तंत्र है। क्यों? क्योंकि इसकी भी बहुत सी सहायक नदियां हैं। तो ये कहाँ से निकलती है? बराक नदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर से निकलती है और असम, मणिपुर, मिजोरम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और इसके बाद देखेंगे तो इसकी जो सब प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके विषय में भी देख लेते हैं। तो जिरी, धरेश्वरी, सिंगला, लोंगई, सोनाई, बांग्लादेश में इसे सूरमा तथा मेघना के नाम से भी जाना जाता है। तो बांग्लादेश में इसे सूरमा एवं मेघना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां क्या है भैया? जिरी, धरेश्वरी, सिंगला, लोगई और सोनाई। ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो इसकी सहायक हैं। इनको भी याद कर लीजिए के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर तिहाई मुख बांध अवस्थित है। अब बराक नदी पर कौन सा बांध अवस्थित है? तो तिहाई मुख बांध अवस्थित है। कहां पर? तिहाई मुख बांध अवस्थित है। कहां पर भैया? ये बराक नदी पर। किस नदी पर? बराक नदी पर। और बराक नदी पर जलमार्ग 6 यानी कि नेशनल वाटरवे, नेशनल एनडब्ल्यू, ठीक है, नेशनल वाटरवे अगर देखा जाए तो नेशनल वाटरवे 6 किस पर है? बराक नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं,
2015, कब की बात है, सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत को की दो बड़ी नदियां गोदावरी और कृष्णा, इसको भैया गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले से इब्राहिमपट्टनम, कहां पर, इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा, किस नहर द्वारा, पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना यानी आंध्र प्रदेश के और किसके बीच में, आंध्र प्रदेश और कृष्णा व गुंटूर जिले के पानी की कमी वाले क्षेत्रों का सामना कर रहे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो एक परियोजना की बात यहाँ पर कर दी गई है। 2015 में परियोजना चलाई गई जो कि कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा में पानी कम रहता है, गोदावरी में पानी ज्यादा रहता है, सहायक नदियां ज्यादा है। तो आंध्र प्रदेश ने 2015 में ऐसा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हम उसका गोदावरी का पानी कहाँ लेकर के आएंगे, कृष्णा में लेकर के आएंगे। और ये दो प्रमुख स्थान दिए गए हैं, इब्राहिमपट्टनम और पोलावरम, इनके बीच में विजयवाड़ा को इसको लिंक किया गया। इसे कहा गया विजयवाड़ा लिंक परियोजना, जिसके तहत किन दो नदियों को जोड़ा गया है, विजयवाड़ा लिंक परियोजना के तहत दो प्रमुख नदियां गोदावरी और किसको, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का काम किया गया है। अब प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार क्रम, लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम, अगर कहा जाए आपसे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। उसके बाद क्या है, कृष्णा है। उसके बाद क्या है, कृष्णा है। और उसके बाद क्या है, नर्मदा है। और उसके बाद कौन सी है, महानदी है। कौन सी है, महानदी है। फिर कावेरी है, ठीक है, कावेरी है। और फिर उससे छोटी नदी कौन सी है, तापी है। कौन सी है, तापी है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय नदियों का घटता हुआ क्रम है। ऐसा पूछा जा सकता है अच्छे पेपरों में, बहुत जरूरी है इसको याद रख लेना कि अगर घटता हुआ क्रम आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, गोदावरी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और इसके बाद कृष्णा है, और फिर नर्मदा है, और फिर कौन सी है भैया, महानदी है, फिर कावेरी है, और फिर तापी है। इस तरीके से आपने ये भी देख लिया कि दक्षिण भारत की नदियां, देखिए दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में वो सभी फैक्ट्स जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, कहते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जो जानना जरूरी था, उनको हमने डिस्कस कर दिया है। एक बार फिर से अगर देख लें तो उत्तर भारत का जो नदी तंत्र है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी सिंधु, देखने को मिल जाएगी। फिर गंगा और यमुना का ये जो संयुक्त तंत्र है जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी है। और इसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है, ये उत्तर भारत का नदी तंत्र माना जाएगा। और इसके बाद नर्मदा है जो कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए उल्टा, यानी कि जो सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके कहाँ चली जाती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। ऐसी ही बिल्कुल इसके जस्ट नीचे तापी जाती है। और इसके बाद हम गोदावरी को देखेंगे तो गोदावरी त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलते हुए नासिक के पास, नासिक जिला है और त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलते हुए कहाँ पर आती है, ये आकर के आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद कृष्णा है, और इसके बाद कावेरी है, वैगेई है, और पेन्नार नदियां हैं जो दक्षिण भारत की नदियों का तंत्र बनाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने एक कंप्लीट डिस्कशन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि हम लोग बराक नामक एक स्पेशल नदी को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और इस प्रकार से ये आज की ये शानदार क्लास खत्म होती है। हम ये उम्मीद करते हैं आपसे कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़, क्योंकि ये अभी नई नई संस्था है, ये प्रयागराज जो फिजिकल एकेडमी है उस पर हमारे 9 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 9,15,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। लेकिन अभी ये नया बना हुआ है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग इसको और बढ़ा सकें, मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और कमेंट बॉक्स में भी अपने आंसर बताते रहिए। थैंक यू।